Assalamu alaikum, dear students. Welcome to 16th lecture on the organic chemistry from the platform of National Chemistry Talent Contest. In the last lecture, we were discussing about the chemistry of benzene, and in that lecture, we discussed the nomenclature of benzene derivatives, and then we started discussing the reactions of benzene, in which we discussed the halogenation reaction, the nitration and the sulfonation. ये तीन रिएक्शंस हमने डिस्कस किए थे. अब हम चौथा रिएक्शन यानी कि फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं. और इसके अलावा हमने काफ़ी बातें और डिस्कस की थी कि बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी किस लेवल की होती है और व्हाट स्टॉप्स बेंजीन टू अंडरगो द एडिशन रिएक्शन, और इसके अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म भी डिस्कस किया था. तो उसमें भी काफ़ी बातें डिस्कस की थी कि किस तरीके से जो रेजोनेटिंग फॉर्म्स बनती हैं एरिनियम आयन की, तो इसका क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इस तरह की चीज़. ठीक है, तो लेट्स कम टू टुडेज लेक्चर, फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन. अच्छा, ब्रोमिनेशन, क्या नाम था दूसरे का, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन हमने पढ़ लिए, तो हमें मैकेनिज्म की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. सिर्फ हम हर दफ़ा इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली चेंज कर रहे हैं और फिर वही पैटर्न फॉलो हो रहा है जो हम पहले भी कर चुके हैं. अगर आपको याद हो, जब हम ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो Br पॉजिटिव होता है यानी ब्रोमोनियम आयन, वो होता तो इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअल वही है, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता. तो रादर देन शोइंग द Br पॉजिटिव एंड देन शोइंग द अटैक ऑफ बेंजीन्स पाई इलेक्ट्रॉन टू दैट Br पॉजिटिव, we would prefer to show the attack on the bromine complex, वो जो Br2 एल्यूमिनियम क्लोराइड या दूसरे लुईस एसिड के साथ कॉम्प्लेक्सेशन करता है, हम उसको एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल मानते हुए बेंजीन का अटैक उस पर दिखाते हैं ब्रोमीन पे, और फिर वो चीज बकिया चीज डिपार्ट हो जाती है. ठीक है, ये मैं बात इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपसे मैं पूछूं या पूछा जाए इन जनरल कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल इन द ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, तो आप Br पॉजिटिव मत बोलिएगा, आप Br सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड AlCl3 या FeBr3 या FeCl3 या Fe व्हाटएवर द लुईस एसिड इज, वो एज अ होल जो पूरा पैकेज है कॉम्प्लेक्स का, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल. और चार्ज लगा दीजिएगा, ऑब्वियस बात है, जो मिडिल ब्रोमीन है उस पर पॉजिटिव चार्ज और बाद में जो एल्यूमिनियम या आयरन है उस पर नेगेटिव चार्ज. ठीक है. अच्छा, सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3H है और पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है ना, वो पॉजिटिव चार्ज सल्फर पे भी हो सकता है और O पर भी हो सकता है. ये हमने कल बार डिस्कस की थी. दो रेजोनेटिंग फॉर्म्स पॉसिबल हैं. और इसके अलावा जो नाइट्रेशन है उसमें नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव जो कि लीनियर ज्योमेट्री का होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल था. तो अब आज भी हम ये जो चौथा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल आपको बेसिकली पढ़ना है कि वो जनरेट कैसे हो रहा है और है क्या और जनरेट कैसे हो रहा है. बाद में फिर अटैक तो वही है. तो ये हेलो एल्केन है, कोई भी R एल्काइल ग्रुप हो सकता है, लेकिन देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट आएगा अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में से R डिफरेंट होगा. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेकेंडरी हेलो एल्केन की बात करते हैं तो ये क्लोरीन का लोन पेयर एंकर करेगा इलेक्ट्रॉन अपने एल्यूमिनियम के एम्प्टी ऑर्बिटल में. तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है. एसिड बेस इस सेंस में कि जो हेलो एल्केन है वो लुईस बेस के तौर पे सर्व कर रही है और जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो लुईस एसिड के बेस पे के तौर पे सर्व कर रहा है. तो ये कॉम्प्लेक्सेशन है. बाद में देखिए यहाँ से क्लोरीन डिपार्ट हो सकता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में टू अफोर्ड दिस सेकेंडरी कार्बोकैटाइन. ये स्टेप मैंने कल भी बताया था आपको, यहाँ तो पॉसिबल है लेकिन ब्रोमीन वाले केस में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहां पर Br पॉजिटिव आपको मिलता, ब्रोमोनियम आयन जो कि स्टेबल नहीं होता, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन फिर भी समहाउ स्टेबल होता है. बहरहाल एक दफा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो बस फिर पुरानी बातें हैं, पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन का अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, एडजेसेंट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि डीलोकलाइज्ड हो सकता है विद इन द रिंग एट ऑल्टरनेट पोजीशंस. ठीक है, ये सारी पुरानी बातें हैं. बाद में फिर आपको मालूम है कि ये जो एडजेसेंट हाइड्रोजन है यानी प्रोटॉन एसिडिक हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा किसी भी बेस के हाथों. और बेस कोई भी हो, क्योंकि ये इतना एसिडिक प्रोटॉन है कि बेस की डिबेट करना ही फजूल है कि हु विल डीप्रोटोनेट. ठीक है, वो तो उस वक्त डिबेट की जाती है जब कंपटीशन होता. हम ये कहते हैं कि भाई फला बेस कर सकती है और फला नहीं कर सकती है, और फला में ज्यादा स्ट्रेंथ है फला में कम है, वो उस वक्त डिबेट होती है जब
ये H जो है इतना एसिडिक नहीं होता, लेकिन ये H इंतहाई एसिडिक है, सुपर एसिडिक तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन सुपर एसिडिक लाइक है, इसलिए आप इसको इस पर डिबेट नहीं करेंगे। बहरहाल ये H एब्स्ट्रैक्ट होगा और आपकी एरोमेटिसिटी रीजनरेट हो जाएगी, ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब बात कर ही ली है हेलो एल्केन की, तो आप समझ गए होंगे टर्शरी एल्काइल जो कार्बोकटाइन है वो बनना बहुत प्रोबेबल है, वो बनना बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए टर्शरी हेलो एल्केन में तो बहुत अच्छा रिएक्शन होगा, क्योंकि वो टर्शरी कार्बोकटाइन बनेगा फॉर द टाइम भी। सेकेंडरी में भी होता है, प्राइमरी में थोड़ा सा मसला है, वो मसला ये है कि प्राइमरी कार्बोकटाइन सर्वाइव नहीं करता। तो अगर प्राइमरी हेलो एल्केन एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो वो वही कॉम्प्लेक्स ही इटसेल्फ एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे सर्व करेगा। यानी हमने पहले तो आपने देखा था ना, सीसीएल बॉन्ड हम क्लीव करते थे और रिजल्टिंग कार्बोकटाइन यानी सेकेंडरी या टर्शरी को इलेक्ट्रोफाइल अज्यूम करके बेंजीन का अटैक दिखाते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इसी फॉर्म में रहने थे, जैसे ब्रोमीन के फॉर्म में रहने दिया था। ब्रोमीन मॉलिक्यूल अगर आपको याद हो, आप इस क्लोरीन को ब्रोमीन समझ लें और इस इथाइल को दूसरा ब्रोमीन समझ लें, तो आप उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसी फॉर्म में अटैक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी एक्सक्यूज्ड। सर आपने उसमें अल्काइल ग्रुप सिर्फ क्यों लिखा है, अराइल और विनाइल ग्रुप क्यों नहीं यूज हो सकते फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल सकता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। वो ये कि मैंने एल्काइल हैलाइड इसलिए दिखाया कि मुझे रिजल्टिंग एल्काइल कार्बोकटाइन मिला है, यानी कि टर्शरी सेकेंडरी या प्राइमरी तो बेसिकली नहीं मिला, लेकिन बहरहाल टर्शरी सेकेंडरी मिला है। अब आप खुद बताइए, अगर हेलो एल्केन होता यानी ब्रोमोबेंजीन होता मिसाल के तौर पे, या ब्रोमो क्लोरोबेंजीन होता, तो फिर आप यकीनन यहाँ पे फिनाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको रखना पड़ता, और फिनाइल यानी बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जिसको फिनाइलियम आइन कहते हैं वो स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए वो सर्वाइव ही नहीं करता इस फॉर्म में। अच्छा, दूसरी बात, आपको यही बात विनाइल के लिए भी वैलिड है, विनाइलियम आइन इतना अच्छा कैटाइन नहीं होता। अगर आपको याद हो, जब हम ने एल्कीन की एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी और बाद में एल्काइन की पढ़ी थी, तो मैंने वहां बताया था कि एल्कीन तो जब प्रोटोनेट होता है, ठीक है, तो आपको एक कार्बोकटाइन मिलता है दूसरी साइड पे, लेकिन जब एल्काइन प्रोटोनेट होता है तो आपको विनाइलियम आइन मिलता है, यानी कार्बन sp2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो विनाइलियम आइन इतना स्टेबल नहीं होता, यही वजह है कि वो उतना रिएक्शन जो है हम उसको नहीं दिखा रहे होते, बजाय इसके हम प्राइमरी या सेकेंडरी कार्बोकटाइन को स्टेबिलिटी डिस्कस करते हैं। तो इसलिए हेलो एल्केन और विनाइल एल्केन, सॉरी हेलो विनाइल और हेलो ग्रुप जो होता है वो उसका रिएक्शन नहीं होता इसके साथ। ठीक है, अच्छा अब आप दूसरी बात सोच सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप बोले सर ठीक है चलें आपकी, मैं देखिए मैं खुद ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, खुद ही आंसर दे रहा हूँ। आप हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछें कि सर ठीक है, हम आपकी ये बात तो समझ गए कि विनाइल कैटाइन या फिनाइल कैटाइन नहीं सर्वाइव करता, लेकिन आपने जब प्राइमरी कार्बोकैटायन के साथ भी रिएक्शन दिखाई दिया, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हुए, तो फिर ये आप जो आपका ब्रोमोबेंजीन है उसका कॉम्प्लेक्स बनाए एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, और आप फिनाइल को सेपरेट ना करें लेकिन वैसी अटैक दिखा दें। क्या ख्याल है, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं? सर मैं सोच रही थी। आप सोच रहे थी, लेकिन मुझे मालूम था आप लोग क्या सोच रहे हैं, तो मैं इसका आंसर देता हूं। देखिए, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, तो मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक यकीनन लीविंग ग्रुप के बिल्कुल बैक साइड से होता है। ठीक है ना, यानी ऐसी जगह से जहां से लीविंग ग्रुप फारदेस्ट पॉसिबल हो, दूर तरीन हो, और वो दूर तरीन 180 डिग्री ही हो सकता है। जैसे इस पर्टिकुलर पिक्चर में ये वाली जो आपको मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ, कि सीसीएल बॉन्ड दैट विल गोइंग टू बी ब्रोकन, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यानी बेंजीन इस पर्टिकुलर केस में, तो वो इस कार्बन पे करेगा इस ट्रेजेक्टरी से, ताकि ये ग्रुप आगे का निकल जाए। अब बेंजीन फिनाइल के साथ मसला ये है कि उसमें आपके पास राइट ट्रेजेक्टरी ही नहीं होगी, आपके पास सीधा रास्ता ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप अज्यूम करें कि ये एक फिनाइल रिंग है, यानी ये जो कार्बन कार्बन है दो, और फिर 4 कार्बन और अज्यूम करें, यहाँ पे रिंग अज्यूम करें, तो आप खुद बताएं कि जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा इस कार्बन पे जिससे क्लोरीन को निकालना है, तो वो उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में से आना पड़ेगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में से। और रेजिस्टेंस कितनी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल खुद भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है,
फिर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो दो एक जैसी चीजें तो एक जगह से नहीं गुजर सकती ना। तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ये SN2 मैकेनिज्म से भी नहीं जा सकता, और SN1 से तो इसलिए नहीं जाएगा कि वो सर्वाइव ही नहीं करेगा फिनाइल कैटायन। तो आई होप कि मेरा आंसर आपको समझ में आ गई होगा, मेरी एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा, अब ये भी बात हुई थी, हमने कल भी की थी, चलिए थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि जरूरी नहीं है कि हेलो एल्केन और लुइस एसिड की कॉम्प्लेक्सेशन हो और फिर बेंजीन अपना अटैक दिखाए, क्योंकि हमारा मकसद तो एल्काइल ग्रुप हासिल करना है, यानी कार्बोकैटायन फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। तो वो तो आपको ऐसे भी मिल सकता है कि अगर आप एल्कीन प्लस प्रोटिक एसिड ले लें, तो आप समझ गए होंगे पहले ये प्रोटोनेट होकर कार्बोकैटायन बनाएगा, और वही मार्कोनिकोव रूल, तो ये जगह प्रोटोनेट होगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा ताकि आपको ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड साइड पे प्लस चार्ज मिले, फिर बेंजीन अटैक कर देगा, ठीक है ना। तो ये भी है। तीसरा ये भी है कि let me admit the other students and I think I have admitted. Okay, तीसरा ये भी है कि ये साइक्लोहेक्सेनोल जो है, are you with me students? यस सर। ओके ओके यस सर। ओके, तो तीसरा ये है कि साइक्लोहेक्सेनोल आप अगर लेते हैं, कोई और भी अल्कोहल लेते हैं, अगर हम इसको लुइस एसिड DF3 से पहले कॉम्प्लेक्स कर दें तो ये CO बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमें ये देखें सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिलेगा, और फिर दोबारा ये रिएक्शन हो जाएगा। तो मकसद कहने का ये है कि आपको सिर्फ ये रटना नहीं है, ये मेमोराइज नहीं करना है कि फ्रैडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से मतलब होता है बेंजीन प्लस हेलो एल्केन, एरो के ऊपर एल्यूमिनियम क्लोराइड और एरो के बाद प्रोडक्ट बना दी एल्काइल बेंजीन की। रटना नहीं है, आपको उसके मैकेनिज्म पे जाना है। मतलब आप अंडरस्टैंडिंग ये बनाइए कि हमें यार कहीं से भी ना टर्शरी कार्बोकैटायन या सेकेंडरी कार्बोकैटायन या चले प्राइमरी भी मिल जाए किसी कॉम्प्लेक्स के साथ, हमें कहीं से कोई इलेक्ट्रोफिलिक एल्काइल सोर्स मिल जाए, इलेक्ट्रोफिलिक एल्काइल सोर्स, ताकि बेंजीन उस पर हमला करके उसको अपने साथ अटैच कर ले, और मतलब सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के बाद में, सब्स्टिट्यूशन के बाद। तो अब उस पॉजिटिव एल्काइल सोर्स या इलेक्ट्रोफिलिक एल्काइल सोर्स को अचीव करने के रास्ते क्या क्या हो सकते हैं, ये होती है क्रिटिकल थिंकिंग। मैं ये डेवलप करना चाहता हूँ आपसे, ठीक है ना। मैं आपको रटवाना नहीं चाहता कि हेलो एल्केन प्लस AlCl3। तो अब वो उसके लिए अब आपके दिमाग में जितने रास्ते आते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एल्काइल मिल जाए, वो सब लगा दीजिए, इंशाल्लाह ताला आपका रिएक्शन हो जाएगा। कुछ नहीं है तो किताब भी मतलब थ्योरेटिकल तो हो जाएगा ना, ठीक है। प्रैक्टिकली तो फिर और भी पैरामीटर्स होते हैं, रिएक्शन कंडीशंस और मुख्तलिफ टाइम पीरियड वगैरह देखते हैं, ठीक है। ओके, एसाइलेशन भी हो सकती है जब एल्काइलेशन होती है। एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप होता है, R कार्बोनाइल को जनरली एसाइल कहते हैं, R इज एनी साइड चेन, ठीक है ना। सबसे सिंपलेस्ट एसाइल क्या हो सकता है, आप R को H से रिप्लेस कर दें, हाइड्रोजन से। तो जब हाइड्रोजन और कार्बोनाइल होते हैं ना, इसको कहते हैं फॉर्माइल, FORMYL। फॉर्माइल इज द सिंपलेस्ट एसाइल, ठीक है ना। और फिर आप असेंड करते हैं होमोलोगस सीरीज को। अगला मेंबर क्या हो सकता है, आप यहां मिथाइल रख दें, CH3। तो मिथाइल कार्बोनाइल को कहते हैं एसिटाइल, ACETYL। और एसिटाइल तो इंतहाई फेमस टर्म है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अच्छा, एक और बात बताऊं मैं इंटरेस्टिंग। कभी कभी ना हम वाइवा में ना स्टूडेंट से पूछते हैं एसाइल और एसिटाइल में क्या फर्क होता है, एसाइल ग्रुप में और एसिटाइल ग्रुप में। तो स्टूडेंट समटाइम्स गेट कंफ्यूज्ड, वो उन्हें लगता है कि एक ही होते हैं। वो बोलते हैं सर ये सिनोनिमस टर्म्स है, जबकि ये सिनोनिमस टर्म्स नहीं है। एसाइल एक जनरल टर्म है, फैमिली है, इसके मेंबर्स में फॉर्माइल है और एसिटाइल है और भी होते हैं। तो एसिटाइल और एसाइल में फर्क ये है कि एसिटाइल इज एसाइल बट एसाइल इज नॉट नेसेसरीली एसिटाइल, ठीक है ना। तो जिस तरह वही, यानी वही फर्क है एसिटाइल और एसाइल में जो एल्केन और ब्यूटेन में हो, मिसाल के तौर पे। अब ब्यूटेन तो एक मेंबर है एल्केन का, जिस तरह और भी है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, लेकिन एल्केन एक फैमिली का नाम है, तो एसाइल एक फैमिली का नाम है, ठीक है। बाकी भी अगर आप यहाँ R की जगह इथाइल लगा दें तो ये प्रोपेनॉइल कहलाएगा। अब प्रोपेनॉइल जो है वो IUPAC टर्म है, और प्रोपियोनाइल जो है ये कॉमन नेम की टर्म है, ठीक है ना। बड़े कभी कभी स्पेलिंग के थोड़े से आगे पीछे लेटर्स होते हैं,
ठीक है ना, प्रोपेनॉइल और प्रोपियोनॉइल, ठीक है। एनीवेज, तो ये रिएक्शन बिल्कुल होगा और ये क्लोरीन डिपार्ट कर जाएगा और ये आपका एसाइल ग्रुप यहाँ ऐड हो जाएगा, तो हम इसको एसाइलेशन कहते हैं। वही एल्यूमिनियम क्लोराइड लुईस एसिड है, और यहाँ स्पेसिफिकली जो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एसाइलियम आइन है, ठीक है ना, एसाइलियम आइन ये लिखा हुआ है। मैकेनिज्म देखते हैं, बल्कि मैकेनिज्म से पहले इन्होंने ये बताया कि एसाइल क्लोराइड को बनाया कैसे जा सकता है, क्योंकि एसाइल क्लोराइड जो होता है ना, ये बहुत रिएक्टिव स्पीशी होती है, ये लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए सर्वाइव नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि आपने मिसाल के तौर पे कहीं से परचेज कर लिया, अव्वल तो कोई नहीं बेचेगा आपको, कोई भी सप्लायर, क्योंकि जाहिर सी बात है डिलीवरी वगैरह होने में और बनाने में तो ये बहुत टाइम हो जाएगा। इतनी देर में, इतने अरसे में ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, यानी जो मॉइस्चर है उससे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हमेशा बनाया जाता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये टर्म यूज करते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन या बिफोर, जस्ट बिफोर द रिएक्शन, और फिर इसको फौरन यूज किया जाता है। कैसे कर सकते हैं? बेइंतहा तरीके हैं। आपके सामने स्क्रीन पे 2 तरीके लिखे हुए हैं, आउट ऑफ मैनी मेथड्स। कार्बोक्सिलिक और ये थायोनाइल क्लोराइड इसको कहते हैं, इससे आप बना सकते हैं एसिड क्लोराइड। और PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इससे भी बना सकते हैं। एक और होता है PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, उससे भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी तरीके होते हैं, लेकिन वो एसिड क्लोराइड के नहीं होते बेसिकली, वो कुछ और इंटरमीडिएट बन जाता है। लेकिन हमारा मकसद एसिड क्लोराइड बनाना नहीं है इस रिएक्शन में, एसाइलेशन में। हमारा मकसद तो एसाइलियम आइन हासिल करना है, तो इसलिए आपके पास और भी तरीके होते हैं कि आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट प्लीज इस पे ना लिखें बोर्ड पे, ठीक है, प्लीज। अच्छा, ये मिटा दीजिए जिन्होंने भी लिखा है। मैकेनिज्म देखते हैं, ग्रो अप प्लीज। अच्छा, ये एसिड क्लोराइड है और एल्यूमिनियम क्लोराइड। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू, ठीक है ना, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी रिक्वेस्ट कबूल करी। अच्छा, एसिड क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड की कॉम्प्लेक्सेशन है, और ये क्लोरीन का लोन पेयर दिखाने का मकसद ही ये है कि आप इसका अटैक दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये एसिड क्लोराइड का जो क्लोरीन है, इसने एल्यूमिनियम पे अटैक किया और ये एक कॉम्प्लेक्स बनाया फॉर द टाइम बीइंग, और फिर आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये वापस क्लोरीन यहाँ से निकल सकता है और हमें ये एसाइलियम आयन मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल उसी पैटर्न का मैकेनिज्म है जैसे आपने अभी अभी हेलो एल्कीन की में देखा था, ये आपको एसाइलियम आयन मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ आपकी स्क्रीन पे ना 2 रेजोनेटिंग फॉर्म्स बनी हुई हैं एसाइलियम आयन की, एक को हम एंगुलर फॉर्म कहते हैं, एक को हम लीनियर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही है, यानी दोनों ही एसाइलियम आयन है। आप फर्क करके आपको पहचान में आ गया होगा कि अगर ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, अगर ये यहाँ कोलैप्स कर दें बीच में, तो C जो है वो उस पे से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और O पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। या यूं कह लीजिए, एक एसाइलियम आयन में C पर पॉजिटिव चार्ज है, एक में O पे पॉजिटिव चार्ज है। कुड यू टेल मी व्हाई द लीनियर एसाइलियम आयन इज मोर स्टेबल देन द एंगुलर वन? जी स्टूडेंट, अब आंसर तो लिखा हुआ है ये सामने, आप जस्टिफाई कर दें बस, वरना मैं आपसे ये भी पूछता कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन वो अब लिखा हुआ है। सर बिकॉज शायद वो मैक्सिमम अपार्ट है। मैक्सिमम अपार्ट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम बिटवीन व्हाट ग्रुप्स? सर आई थिंक ट्रिपल बॉन्ड है शायद। ट्रिपल बॉन्ड है तो सर शायद बिकॉज कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। दैट्स द आंसर, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? आयशा जुनैद फ्रॉम कराची। एग्जैक्टली, आयशा जुनैद, यही इसका एक्चुअल आंसर है कि लीनियर एसाइलियम आयन में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है और ऑक्सीजन का तो कंप्लीट दोनों में ही है, जबकि एंगुलर एसाइलियम में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बल्कि सेक्सटेट है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कोटा ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इज कंप्लीटेड इन द लीनियर फॉर्म। तो ये कोजेल थ्योरी है, KOSSEL, कोजेल थ्योरी, बहुत बेसिक सी थ्योरी है, वहां से 9th क्लास में पढ़ाई जाती है फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री में। वो ये कहती है कि भाई हर ईच एंड एवरी एटम टेंड्स टू अचीव द 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल,
हर एटम चाहता है कि अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का कोटा कंप्लीट करे। फिर इसको मॉडिफाई बाद में किया गया, आपने पढ़ा होगा कि ईच एंड एवरी एटम टेंड्स टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, अपने करीबी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को की इलेक्ट्रॉन जैसा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मैच करे। क्योंकि हाइड्रोजन के केस में आपको पता है ऑक्टेट नहीं होता, ड्यूप्लेट होता है, इसलिए ये थोड़ा सा इसको रीडिफाइन किया गया था थ्योरी को। बहरहाल कोई स्टूडेंट मुझे चैट बॉक्स में कुछ लिखना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा, आई डोंट नो व्हाई। मैं देख लेता हूँ, शायद अब पढ़ लूँ मैं। नहीं, ये खुल ही नहीं रही चैट बॉक्स, पता नहीं क्या है, चले छोड़े। अच्छा खैर, अब ये एसाइलियम आयन बन गया है तो आपको बाकी चीजें पता है किस तरह बेंजीन अटैक करेगा एसाइलियम आयन कि कार्बन पे करेगा। अच्छा फिर एक बात, क्वेश्चन था। हाँ पूछ ले, फिर मैं आपके बाद बताऊंगा। जी पूछिए। सर कार्बन की वैलेंसी पूरी होना मतलब ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज मतलब स्टेबल। हाँ ओके, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप ये कह रही है, बल्कि मैं आपके क्वेश्चन को और अच्छा रीडिफाइन कर देता हूँ कि अगर मैं ये पूछता कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आपके पास एंगुलर को स्टेबल कहने की भी एक रीजनिंग होती। आप ये कहते कि सर सी पर पॉजिटिव चार्ज है और ओ पर पॉजिटिव चार्ज है, ओ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है ना, और सी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ओ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा बेहतर होता है बनिस्बत सी के, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के लिए वाइस वर्सा होना चाहिए। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो पॉजिटिव चार्ज इतना अच्छा बेयर ही नहीं करता, तो ओ के लिए पॉजिटिव चार्ज होना बहुत पेनफुल है। कार्बन फिर भी अफोर्ड कर लेगा पॉजिटिव चार्ज, तो बाय दिस टोकन आप यकीनन एंगुलर एसाइलियम को स्टेबल कहते हैं। लेकिन दूसरा रीजन ज्यादा कन्विंसिंग है जो उसके अपोजिट है, कि इसमें कार्बन सेक्सटेट पर है और इसमें कार्बन ऑक्टेट पर है, तो ऑक्टेट कार्बन का कंप्लीट हो रहा है, इसलिए जो पहला फैक्टर था वो आउटवे हो जाएगा कि वो डिस्पाइट ऑफ बीइंग द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल बेयर द पॉजिटिव चार्ज एट द एक्सपेंस ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ द कार्बन, ठीक है, इसलिए लीनियर एसाइलियम स्टेबल होता है, ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा अब मैं एक बात ही कह रहा था कि यहाँ पे हमने कार्बन पे अटैक दिखाया है, ऑक्सीजन पे नहीं दिखाया इस बेंजीन ने, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, ऑक्सीजन नहीं है। अगर आपको याद हो, कई लेक्चर्स पहले मैंने आपको बताया भी था कि हर पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। याद आ रहा है आपको, कुछ कहा था ऐसा मैंने? Yes, sir. तो उसकी एक रीजनिंग जस्टिफिकेशन यहाँ सामने आ गई, वो मुझे याद भी आ गई है। मैंने कब कहा था? जब हम एल्कीन के हाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, एसिड कैटालाइज, वहां हाइड्रोनियम आयन बना था। एग्जैक्टली। तो एल्कीन ने यानी पाई बॉन्ड ने H पे अटैक किया था, सेंट्रल ऑक्सीजन पे अटैक नहीं किया था जो पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो बहरहाल अच्छा खैर, बस बाकी देखे ना मिलते जुलते मैकेनिज्म है और ये प्रोडक्ट बन जाएगी आपकी। अच्छा वही बात कि जरूरी नहीं है कि एसिड क्लोराइड ही यूज हो एसाइलेशन के लिए, एसिड एनहाइड्राइड भी यूज हो सकता है, क्योंकि मकसद तो हमारा यही है ना कि हमें एसाइलियम आयन मिल जाए बस कहीं से भी, तो वो एसिड एनहाइड्राइड भी दे सकता है, ठीक है ना। अब ये केमिस्ट्री ऑफ एसिड, ये एसिड एनहाइड्राइड कहलाता है बाय द वे। केमिस्ट्री ऑफ एसिड एनहाइड्राइड या केमिस्ट्री ऑफ एसिड क्लोराइड या आगे और भी है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, वो अलग से हमारा टॉपिक वैसे आएगा अभी मेरा फ्यूचर में, तो ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग एटलीस्ट आप ये डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं ना कि ये एसिड क्लोराइड कहलाता है, ये एसिड एनहाइड्राइड कहलाता है, ये एसिडिक एसिड कहलाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी, ठीक है। तो मेरा इधर यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन किसी ऑक्सीजन के लोन पेयर ने की है, और फिर आपके सामने कर्ली एरोस की मूवमेंट हो रही है और देख रहे हैं किस तरह ये एसाइलियम आयन बनेगा। देखें ये एसाइलियम आयन है और ये लाइन एंगल फॉर्मूला है, ये कार्बन है बीच में जो नजर नहीं आ रहा लेकिन है, ठीक है। तो बस ये हो गया। अच्छा अब लिमिटेशन में आपको बताता हूँ क्वाड्राटिक रिएक्शन की। जब आप कार्बोकैटायन बना रहे थे तो आपको याद है कि उसमें कार्बोकैटायन जब बनता है तो वो अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी तो वो हो जाएगा, और अगर रीअरेंज हो जाएगा तो हम अब हो सकता है अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट हासिल ना कर सके। क्या मतलब? ये बेंजीन है, ये हेलो एल्केन है, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है। अब एट अ ग्लांस आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि सर ये क्लोरीन
हट जाएगा और इसके बदले बेंजीन रिंग यहाँ अटैच हो जाएगा, यानी ये प्रोडक्ट बन जाएगी। और आपके सामने मैकेनिज्म भी था कि क्लोरीन इधर इलेक्ट्रॉन पेयर एंकर करता है एम्प्टी ऑर्बिटल में एल्यूमिनियम के, फिर वो पुल कर लेगा डेंसिटी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन आप समझ गए होंगे कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्राइमरी है, यानी कार्बोकैटायन है, जबकि रीअरेंजमेंट फौरन हो जाएगी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन मूव होकर इधर आ जाएगा और हमें टर्शियरी कार्बोकैटायन मिल जाएगा थ्रू द रीअरेंजमेंट, और फिर हमें ये नीचे वाली प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, तो अब यहां पे इसका मैकेनिज्म भी देखते हैं पहले कि किस तरह, मैं जो सारी बात बताई अभी कि किस तरह कॉम्प्लेक्सेशन होगी और फिर किस तरीके से कॉम्प्लेक्सेशन होगी, और ये आपका किस तरीके से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और शिफ्टिंग क्यों होती है, माइग्रेशन क्यों होती है, टू गेन द मोर स्टेबिलिटी। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन से टर्शियरी कार्बोकैटायन की तरफ जाएंगे, ये हम पढ़ चुके हैं जब हम एल्कीन के हाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ते थे, या हाइड्रोब्रोमिनेशन रिएक्शन, और ये इस तरह हो जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब मसला ये है, ये सारी बातें अभी आएंगी कि ये अलग से बात उन्होंने लिखी है कि अगर डोनेटिंग ग्रुप्स विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं तो यील्ड बहुत ही पुअर हो जाती है रिएक्शन की। ठीक है, तो खैर अब इसको तो देखते हैं। और इसका रीजन क्या है कि ये जो एनिलीन वगैरह हैं, ये क्योंकि ये खुद कॉम्प्लेक्सेशन कर लेंगी एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, तो जो जिस हेलो एल्केन को आपने इसके साथ डाला होगा वो भी कॉम्प्लेक्सेशन करेगा, लेकिन एनिलीन का अपना लोन पेयर भी कॉम्प्लेक्सेशन कर लेगा। इस तरह हमें वेरिएशन ही, हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, आप में से एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा था कुछ देर पहले कि सर अगर फिनाइल और विनाइल वाला, कुछ याद है कौन था वो, कौन थी वो स्टूडेंट? आयशा जुनैद फ्रॉम जी कराची। आयशा, देखें ये आंसर यहाँ मौजूद भी है कि ये लिखा है कि एराइल एंड विनाइलिक हैलाइड कैन नॉट बी यूज्ड एज द हैलाइड कंपोनेंट बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म द कार्बोकैटायन, क्योंकि ना फिनाइलियमाइन बनेगा ना विनाइलियमाइन बनेगा। ठीक है, और अगर आप आर्ग्यू करेंगे सर ठीक है आप नहीं बनाए कार्बोकैटायन क्योंकि आप प्राइमरी में भी कौन सा बना रहे थे, उसको ऐसे ही रहने दें, तो फिर उसके पास राइट ट्रेजेक्टरी नहीं होगी। आप खुद देखें आपके सामने है, जब ये बेंजीन अटैक करेगा तो ये यहां से कैसे पास करके इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि पास यहीं से करना पड़ेगा, गुजरना यहीं से पड़ेगा, एंटी पैरेलल जाना होता है हेलो लिविंग ग्रुप के। तो ये जो 3 पाई बॉन्ड्स हैं, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, ये इसको अपने करीब आने नहीं देगा बेंजीन को या किसी भी न्यूक्लियोफाइल को। ठीक है, और वो उसी वक्त आ सकता है कि जब ये यहाँ से आप तोड़ दें बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिया है और वो घूम के वहां से आ जाए, लेकिन फिर वही बात कि sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अफोर्ड नहीं होता। खैर अब ये तो खैर उन्होंने लिखा है कि पॉली एल्काइलेशन भी हो सकती है, पॉली एल्काइलेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप से। मैं असल में जिस टॉपिक पे आना चाह रहा हूँ ना वो अब आएगा। उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए ना हमें 2 रिएक्शंस पढ़ना पड़ेंगे, क्लेवेर्जन रिडक्शन और वुल्फ-किस्टर रिडक्शन। वो क्या है, डायरेक्ट काम की बात पे आते हैं। ठीक है, इस पे आते हैं। ठीक है, अब देखें ये बेंजीन है, ये प्राइमरी हेलो एल्केन है, ये कॉम्प्लेक्सेशन करेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, और अभी आपके पास 2 प्रोडक्ट मिली है आपको, इसमें से ये मेजर है पहली वाली और दूसरी वाली माइनर है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको रीजन पता है कि जब ये कॉम्प्लेक्स करेगा तो फिर रीअरेंजमेंट होकर प्राइमरी कार्बोकैटायन से सेकेंडरी बन जाएगा, और फिर सेकेंडरी बनेगा तो आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच मिलेगा। अब ये ब्लेसिंग भी हो सकता है और ये कर्ज भी हो सकती है। कर्ज इसलिए कि भाई अगर हम नहीं चाह रहे ये बनाना, मतलब हम चाह ही ये रहे हैं एन प्रोपाइल बेंजीन बनाना, यानी ये रेड वाला, तो फिर हम क्या करें। ठीक है, यानी अदर वे राउंड में यूं कहूं, हम रीअरेंजमेंट नहीं कराना चाह रहे, ठीक है, हमारी जरूरत नहीं है, तो ऐसी सूरत में हमें थोड़ा सा पाथ चेंज करना पड़ेगा, रास्ता बदलना पड़ेगा। हम बजाय करस्पॉन्डिंग, यानी ये तो 3 कार्बन वाला हेलो एल्केन है, यानी करस्पॉन्डिंग हेलो एल्केन लें, हम करस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड ले लेंगे, यानी प्रोपेनॉइल क्लोराइड, 3 कार्बन वाला एसिड क्लोराइड। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर ये तो ये प्रोडक्ट देगा, और बिल्कुल देगा, लेकिन आप देखें अभी आगे होता क्या है। बेंजीन ने इस पे अटैक किया और ये बन जाएगा। अगर हम ये कार्बोनाइल वाली ऑक्सीजन को मिटा दें
डिलीट कर दें डबल बॉन्ड के साथ और यहाँ 2H लिया है, तो क्या हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिल जाएगी? तो इसीलिए अगर हमें प्राइमरी एल्काइल ग्रुप अटैच्ड चाहिए बेंजीन पे, तो हम हेलो एल्केन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो रीअरेंजमेंट दे सकता है। तो रीअरेंजमेंट से बचने के लिए हम इसको 2 स्टेप प्रोसेस कर देंगे। सबसे पहले एसाइलेशन कर देंगे जैसे हमने सीखी है, बाद में हम इस कार्बोनाइल को डीऑक्सीजनेट कर देंगे, यानी रिड्यूस कर देंगे, तो ये आपको करस्पॉन्डिंग एल्काइल मिल जाएगा। और ये कैसे करेंगे? इसके लिए 2 रिएक्शंस हैं, वैसे 3 रिएक्शंस हैं, देखते तीसरे का यहाँ तस्करा है या नहीं है। पहला है क्लेमेंसन रिडक्शन। वो ये करता है कि अगर आप जिंक मरकरी एमलगम ले लें, यानी एमलगम का मकसद होता है 2 मेटल्स का मिक्सचर जिसमें एक मेटल लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है। तो ये जिंक मरकरी एमलगम अगर आप ले लें एसिडिक कंडीशन में HCl के साथ, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप नॉक ऑफ हो जाएगा और आपको करस्पॉन्डिंग एल्केन मिल जाएगा इस पोर्शन से, ठीक है। मोहम्मद उस्मान, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। सर ये कार्बोनाइल ग्रुप बेंजीन के साथ होना जरूरी है इसके लिए, रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए? देखिए, अगर आप अलग से क्लेमेंसन रिडक्शन या आगे वुल्फ-किश्नर रिडक्शन आएगा उसके रिएक्शन के लिए पूछ रहे तो जरूरी नहीं है। मतलब आप सीधा सीधा 5 कार्बन की चेन लें जिसको पेंटेन कहते हैं और 2 पे जैसे कार्बोनाइल बना दें, यानी पेंटेन 2 ओन, ठीक है ना। और फिर उसको जिंक मरकरी से ट्रीट करें या वुल्फ-किश्नर जब मैं थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा तो वो भी आपको पेंटेन दे देगा। यानी ये जो वुल्फ-किश्नर रिडक्शन या क्लेमेंसन रिडक्शन है ना, इसका काम होता है कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करना, दैट्स इट। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन की अगर आप बात करते हैं तो अगर इधर मसला यह है कि कार्बोनाइल आएगा ही बेंजीन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगा, क्योंकि ये आप लाए ही एसाइलेशन करके हैं। तो आप पीछे से कार्बन की चेन जितनी भी लंबी कर दें, अभी 2 है ना, कार्बोनाइल के बाद 2 कार्बन है, आप 10 भी कर दें तो वो सारे यहीं आते रहेंगे, बेंजीन और कार्बोनाइल का डायरेक्ट कनेक्शन होगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, वेलकम। अच्छा, ये रिएक्शन आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। बेंजीन आपके पास है और आप ये वाली एल्के प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो आप क्या यूज करेंगे? क्वेश्चन मार्क। अब वही बात, अगर आप सोचे एक लम्हे के लिए, आप बोले सर इस बॉन्ड को ब्रेक करें मेंटली, ऐसी दिमागी तौर पे सोच के, और इसके बाद यहां पे क्लोरीन लगा दें, ठीक है ना। यानी यहां पे जैसे मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन पे, ये अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आपको ये नहीं मिलेगा, ये वाली प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगी, बजाय इसके आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी। एंड यू नो द रीजन, क्योंकि रीअरेंज्ड कार्बोकटाइन मिलेगा आपको, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन होगी। तो ये तो नहीं मिला, ये तो टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन है, जबकि हमें तो ये चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में ये करें कि हाँ बोले सर, वो वही होगा कि कार्बोनाइल ग्रुप लगा होगा, उसको हमने वो किया होगा डीऑक्सीजनेट, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, यानी कि हमें 2 स्टेप पे काम करना पड़ेगा। पहले एसाइलेशन कर देंगे जिससे रीअरेंजमेंट नहीं होगी, यानी ये चीज कर देंगे, ये काम नीचे वाला। इसके बाद इसको डीऑक्सीजनेट कर देंगे, ठीक है ना। ये 2 स्टेप पे काम हो जाएगा, लेकिन काम बड़ा पक्का होगा, सॉलिड काम होगा, सेफ काम होगा, यानी कोई इसमें खतरा नहीं है कि आपको रीअरेंज प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है। और हमें यही मसाइल हमें होते हैं बीइंग ऑर्गेनिक केमिस्ट एंड सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट। अच्छा, एक मैं टर्म यूज करने जा रहा हूं बार बार, डीऑक्सीजनेशन। ये मैं डेलिबरेटली टर्म यूज कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं फर्क क्या है। ये जो कीटोन से एल्केन है ये रिडक्शन है ना, क्योंकि 2 बॉन्ड्स टू हेटेरो एटम से आप 0 बॉन्ड टू हेटेरो एटम की तरफ जा रहे हैं, या यूं कह लें कि ऑक्सीजन कम हो रहा है, ठीक है, या हाइड्रोजन बढ़ रहा है। 3 तरीके हैं एक ही बात को कहने के, तो ये रिडक्शन बिल्कुल है। अच्छा, लेकिन रिडक्शन का की जो टर्म है ना, मैं अवॉइड कर रहा हूं बोलने से, क्योंकि रिडक्शन से ना आम तासुर ये आता है कि कीटोन रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाता है। तो अगर मैं इस डबल बॉन्ड O के बदले यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH लिख देता, तब तो रिडक्शन की टर्म ज्यादा सेफली हम कॉमनली यूज करते। लेकिन चूंकि ये अल्कोहल नहीं बन रहा, ये अल्कोहल से भी एक लेवल और पीछे की तरफ जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है,
तो इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिसमें आप डबल जंप कर रहे हैं, यानी कीटोन लेवल्स, एल्डिहाइड लेवल, अगर आपको याद हो हमने 5 लेवल्स पढ़े थे ना, एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एल्डिहाइड लेवल से आप अल्कोहल लेवल पे नहीं आ रहे, यानी लेवल 2 से लेवल 1 पे नहीं आ रहे, आप लेवल 0 पे आ रहे डायरेक्ट। तो इसीलिए आई वुड रादर प्रिफर कॉलिंग इट डीऑक्सीजनेशन, क्योंकि यही अच्छी किताबों में लिखा भी होता है। लेकिन बहरहाल टेक्निकली ये रिडक्शन है, आप किसी से आर्ग्यू मत करिएगा, रिडक्शन बिल्कुल है, लेकिन बेहतर है कि आप लफ्ज डीऑक्सीजनेशन बोले, यानी ऑक्सीजन का हट जाना, ठीक है, एज अ होल। तो डीऑक्सीजनेशन होगी कीटोन की और ये मिल जाएगा आपको। दूसरा तरीका क्लेमेंट-ज़न रिडक्शन के अलावा वुल्फ किश्नर का भी होता है, WK रिडक्शन इसको शॉर्ट में कहते हैं। इसमें हाइड्रोजीन यूज होती है, NH2। हाइड्रोजीन एक लिक्विड होता है, विस्कस सा, ट्रांसपेरेंट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है और हीट करके पहले इन सिटू यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन ये हाइड्रोजोन बनता है। ये हम पढ़ेंगे जब हम कार्बोनाइल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उधर हम रिएक्शन में पढ़ेंगे कीटोन और एल्डिहाइड के कि क्या किस तरह ये कंडेंसेशन होती है। हाइड्रोजोन भी हम पढ़ेंगे और शिफ्ट बेसिस और मुख्तलिफ चीज़ें और पढ़ेंगे। एनीवेज, जब एक दफ़ा बन जाए उसके बाद यहाँ से CO बॉन्ड, CN डबल बॉन्ड N, ये हाइड्रोलाइज होता है, बाद में इसकी ब्रेकेज होती है और आपको ये मिल जाता है। तो बहरहाल फॉर द टाइम बिंग आप ये याद रखिए, कीटोन की डीऑक्सीजनेशन के 2 तरीके, एक क्लेमेंट-ज़न रिडक्शन, एक वुल्फ किश्नर रिडक्शन, और इनके रिएजेंट भी याद रखिएगा। क्लेमेंट-ज़न में जिंक, मरकरी, HCl था, और वुल्फ किश्नर में हाइड्रोजीन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और हीट भी है इसमें। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ रिएजेंट याद करने को, इसमें खास बात है। क्लेमेंट-ज़न रिडक्शन एसिडिक कंडीशन में होता है, HCl था अगर आपको याद हो, और वुल्फ किश्नर बेसिक कंडीशन में होता है। तो ये दोनों ना अपोजिट कंडीशंस हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात इसलिए है, आप मेरी बात सुन रहे हैं, पहले मुझे बताएं। जी सर। ओके यस सर। ओके, अभी सुनिएगा, बहुत बहुत काम की बात बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात इसलिए है कि ये तो हमने सादा सा मॉलिक्यूल बना दिया ना, छोटा सा, लेकिन ये तो कहीं पे भी रिएक्शन हो सकता है ना, कोई बड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो अगर, और अगर आपका जो मॉलिक्यूल है वो एसिड सेंसिटिव है, मतलब आप उसको एसिडिक कंडीशन में नहीं लेके जा सकते अपने मॉलिक्यूल को, किसी भी वजह से उसमें कोई और ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जो एसिडिक एनवायरनमेंट में आते ही खराब हो जाएगा, तो ऐसे सूरत में आप क्लेमेंट-ज़न रिडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि क्लेमेंट-ज़न में एसिड यूज होता है और एसिड सेंसिटिव है आपका स्टार्टिंग मटेरियल अगर है तो आप वुल्फ किश्नर रिडक्शन से काम चला लेंगे, ठीक है, क्योंकि एसिडिक सेंसिटिव है तो मतलब बेस इनर्ट है, और वाइस वर्सा। अगर आपका स्टार्टिंग मटेरियल जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो बेस सेंसिटिव है, यानी आप बेस यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि बेस कहीं और का फंक्शनल ग्रुप खराब ना कर दे, तो आप एसिडिक कंडीशन वाला रिएक्शन यानी क्लेमेंट-ज़न यूज कर लेंगे। तो क्लेमेंट-ज़न और वुल्फ किश्नर ये दो अल्टरनेट्स हैं हमारे पास काम चलाने के लिए अपने डीऑक्सीजनेशन के लिए, और ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप एसिड सेंसिटिव मोइटी पे काम कर रहे हैं तो आप वुल्फ किश्नर यूज करेंगे, अगर आप बेस सेंसिटिव मोइटी पे काम कर रहे हैं तो आप क्लेमेंट-ज़न रिडक्शन यूज करेंगे, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपका जो दिल कर रहा है आप यूज कर लें, आपको कंडीशन देख के यूज करना होता है। मोहम्मद उस्मान, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। सर तो जब क्या करते हैं जब बोथ एसिडिक और अल्कलाइन कंडीशंस में अफेक्ट हो रहा हो? अब आप लैब को तब आप ताला लगाएं और घर जाए आराम से रेस्ट करें, क्या ख्याल? अगर इतनी सेंसिटिविटी आएगी तो रिएक्शन चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऐसा अमूमन होता नहीं है कि आपका कोई मॉलिक्यूल इतना सेंसिटिव हो कि वो एसिडिक कंडीशन पे भी सर्वाइव ना करे और बेस पे भी ना करे। आई वाज जस्ट किडिंग, लैब को ताला मत लगाइएगा क्योंकि लैब खुली अच्छी लगती है। तो फिर वैसे मैं आपको बताऊं, एक और रिएक्शन होता है तीसरा, उसका नाम होता है मोजिंगो रिएक्शन, MOZINGO, मोजिंगो रिएक्शन। वो न्यूट्रल कंडीशन पे काम करता है, ठीक है, मोजिंगो। तो तब आप मोजिंगो रिएक्शन से काम चला सकते हैं। वो आएगा कार्बोनाइल केमिस्ट्री में, मैं देख लेता हूँ शायद हो, नहीं है, कार्बोनाइल केमिस्ट्री में आएगा वो। तो वो उसमें ना एसिडिक कंडीशन होती है ना बेसिक कंडीशन होती है, तो आप मोजिंगो रिडक्शन से काम चला सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको आप थायोल बनाते हैं, डायथायोलेन रिंग बनता है और मरकरी से उसको क्लीव करते हैं। जब आएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नाम मैंने आपको बता दिया है, आपने नाम नोट भी कर लिया होगा, आप अपने तौर पर भी थोड़ा सा इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप स्टूडेंट में से ना किसी के बैकग्राउंड से कोई वॉइसेस आ रही हैं तो काइंडली वो म्यूट कर लें अपने आप को, ठीक है।
थैंक यू। ये देखें, ये बड़ा जबरदस्त रिएक्शन है, मैंने अपने तौर पे बहुत दफा किया अपने हाथ से रिएक्शन। सक्सिनिक एनहाइड्राइड व्हाइट कलर का क्रिस्टल्स होते हैं यानी कलरलेस, और बेंजीन लिक्विड होती है, थोड़ी सी येलो कलर की सी होती है। इसका रिएक्शन होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। एल्यूमिनियम क्लोराइड ऑफ वाइट कलर का होता है, ग्रेन्यूल्स होते हैं, दाने दाने होते हैं और गर्म होते हैं, मतलब बाकायदा आप हाथ पे लेंगे ना तो वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, आपका हाथ जलना शुरू हो जाएगा। अच्छा खैर, तो ये एसाइलेशन रिएक्शन है क्योंकि एसाइल ग्रुप ऐड हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि एसिड क्लोराइड ही हो, आप एसिड एनहाइड्राइड भी दे सकते हैं। ये चूंकि साइक्लिक है इसलिए थोड़ा सा दिखने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। टोटल आप कार्बन गिन लीजिए, 4 कार्बन की सोर्स है इलेक्ट्रोफिलिक, और ये 4 फेथफुली रिप्रोड्यूस हो रही है, 1 2 3 4। ठीक है, कोने वाली कार्बन यानी टर्मिनल कार्बन कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि बाद में दिखाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि ये CO बॉन्ड टूट जाएगा, ये CO बॉन्ड या ये वाला CO एक ही बात है। जब टूटेगा तो वर्कअप जब आप करेंगे बाद में, वर्कअप का मतलब होता है आखिर में जब आप पानी ऐड करते हैं या कोई एसिड वगैरह माइल्ड एसिड ऐड करते हैं, उसको वर्कअप कहते हैं, तब ये कार्बोक्सिलिक भी मिल जाएगा आपको। बाद में अगर आप इसको क्लेमेंसन रिडक्शन कर दें इसकी, तो ये कीटोन रिमूव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ये ऐसी मतलब आपको एक सिंथेटिक रूट दिखा रहे हैं, ठीक है ना। और फिर अगर आप एसिड थाइनाइल क्लोराइड यूज कर लें तो ये आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कार्बोनाइल क्लोराइड यानी एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज करें, पहले किया था आप दोबारा करें, तो दोबारा एसाइलेशन होगी। अपनी दफा ये क्लोरीन अटैक करेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड पे और निकल जाएगा, और ये सी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा एसाइलिमाइन। और ये वाला कार्बन, ये वाला यानी ऑर्थो, ये अटैक करेगा इधर, और ये देख रहे हैं दूसरा 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फा टेट्रालोन इसकी सिंथेसिस है। ये इसलिए उन्होंने दिखा दी कि देखें हाउ ब्यूटीफुल दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज, कितनी खूबसूरत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो हमने रिएक्शंस पढ़े उससे हमने एक स्कीम बनाई, और उस स्कीम को हमने यहाँ पे दिखाया। तो आप किस तरह मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करते हैं, कहाँ से आप चले कहाँ आप पहुंचे। ठीक है, तो ऐसा होता है, हर स्टेप को बाकायदा परफॉर्म किया जाता है, और बहुत आपको मजा आता है व्हेन यू सी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, द प्रोडक्ट बनती है, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्शन है, आपने किया है। अच्छा खैर, अब ये समरी है बेंजीन के रिएक्शंस की। अगर आप X2 ऐड करते हैं यानी कोई हेलोजन, ब्रोमीन क्लोरीन FeX3 के साथ, तो हेलो बेंजीन बनेगा। और अगर आप नाइट्रेशन करें NO3 H2SO4 तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। ये रिएजेंट याद रखिएगा जो लिखे आ रहे हैं एरो के ऊपर ना। SO3 सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। RCl और एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज करते हैं तो एल्काइल बेंजीन मिलेगा। यहाँ पर हम बात कर चुके हैं कि R टर्शरी अगर सेकेंडरी हो तो वो सरवाइव कर जाएगा, वरना फिर आपको प्राइमरी है तो कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। ये एसाइलेशन, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। डू यू हैव एनी क्यूरी टू आस्क? सर मेरा एक क्वेश्चन था जी सर, वुल्फ क्लेरेशनर रिएक्शन, तो सर उसके जो रिएजेंट्स होते हैं सर वो अल्डिहाइड को अल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए होते हैं, सॉरी इथेन में या अल्कीन में। तो सर ये कीटोन भी उससे रिड्यूस हो जाता है उन रिएक्शन से, रिएजेंट से। अच्छा, सबसे पहली बात, रिएक्शन का नाम है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अच्छा, दूसरी बात कि इसमें हाइड्रोजीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। और तीसरी बात, ये एल्डिहाइड या कीटोन दोनों पे काम करता है। दोनों को पहले हाइड्रोजोन में कन्वर्ट करता है, यानी C डबल बॉन्ड O जो है यानी कार्बोनाइल, उसको रिप्लेस करता है C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2 से। उसके बाद फिर वो
हाई टेम्परेचर पे और हाइड्रोलिसिस होती है तो वो C डबल बॉन्ड N पूरा क्लीव हो जाता है और CH2 से रिप्लेस हो जाता है। तो बॉटम लाइन ये है कि ये एल्डिहाइड पे भी इक्वली काम करता है और कीटोन पे भी करता है। मतलब आपके पास पेंटेनल है 5 कार्बन वाली एल्डिहाइड, आप वुल्फ-क्विस्टर रिडक्शन करेंगे तो पेंटेन बन जाएगा। अगर आपके पास 2 पेंटेनोन है यानी पेंटेन 2 ओन जो मॉडर्न नेम होता है, तब भी आप वुल्फ-क्विस्टर रिडक्शन करेंगे तो पेंटेन बन जाएगा। तो ये दोनों पे इक्वली काम करता है। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक अच्छा, Sir, can you show the previous slide? या श्योर, दिस वन Yes, sir. जी। Thank you, sir. That's it. Okay, students, now we are going to discuss the part B of the chemistry of benzene. Part A में हमने बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े थे, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रेडल-क्राफ्ट एक्साइडेशन, और बीच में जितनी भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स है वो हमने डिस्कस किए थे, डूज एंड डोंट्स और डिफरेंट रेजोनेटिंग फॉर्म्स, स्टेबिलिटी, रीअरेंजमेंट, सिंथेटिक स्ट्रेटजीज, ठीक है ना, काफी चीजें हमने डिस्कस की। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। अब हम वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनमें बेंजीन पे ऑलरेडी कोई ग्रुप लगा हुआ होगा और वो डायरेक्ट करेगा आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होंगे, लेकिन अब की दफा ना बेंजीन की नहीं चलेगी, चलेगी किसकी, जो ग्रुप उस पर लगा हुआ होगा वो डिक्टेट करेगा, वो ओरिएंट करेगा आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को। अब जो बेंजीन पे ग्रुप लगा हुआ होगा वो दो कैटेगरी के हो सकते हैं, या तो डोनेटिंग होगा या विड्रॉइंग होगा। अब हम देखते हैं कि डोनेटिंग ग्रुप किस तरह वेलकम करेगा आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को और कहाँ वेलकम करेगा, मेरा मतलब है किस पोजीशन पे ओरिएंट करेगा कि भाई आप यहां चले जाएं, और अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो क्या करेगा। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है, इसको कहते हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट्स इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। देखिए बेंजीन, इस पे आपने पहले इलेक्ट्रो